कहानियों के सफ़र में आज की कहानी निःशब्द। एक ऐसी लड़की की कहानी जो बोल नहीं सकती लेकिन भावनाओं को बखूबी समझती है। जीएम कॉलेज की फ्रेशर नाइट में जाने माने लेखक शेखर आनंद के आने से चार चांद लग गया था। दरअसल वह नौजवान उसी कॉलेज का एक स्टूडेंट भी था। एक एक कर सभी प्रतिभागी स्टेज पर आ रहे थे, अपना अपना परिचय दे रहे थे, लेकिन जब पीहू चौधरी आई तो वह माइक पकड़कर चुपचाप खड़ी रह गई। उसके चुप रहने की वजह से पूरे हॉल में चुप्पी छा गई। सभी की नज़र उसी पर जा टिकी थी। सांवली पर गजब की खूबसूरती समेटे डबडबाई आँखों से चारों ओर देख रही थी वह। बड़ी बड़ी आँखें, कमानदार भौं, चमकता चेहरा, गालों पर हया की लाली, क्रीम कलर की साड़ी में लिपटी वह खड़ी थी। किसी ने पीछे से कहा, "ए गूंगी!" और पीहू भागकर वापस चली गई। उसका यूं चंचल आँखों से चारों तरफ देखना, उसकी खूबसूरती, इन सभी बातों ने लेखक शेखर के कोमल मन को छू लिया था। वह न जाने कब चुपके से शेखर के अंतर्मन में समा गई। शायद वह भी जान नहीं पाया, लेकिन उस पीहू की मुलाकात इस तरह ट्रेन में होगी शेखर ने सोचा भी न था। उस बात को बीते लगभग 6 महीने हो चुके थे। शेखर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था। किसी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से बुलावा आया था। सुबह के करीब 10 या 10:30 बजे थे। ट्रेन बोकारो स्टेशन पर रुकी थी। सामने वाली सीट पर 3 लोग आकर बैठे। उनमें से पुरुष जो था वह मोटे थुलथुले शरीर वाला, मध्यम रंग और कदकाठी का था। देखने से ही किसी अव्वल दर्जे की मक्कारी झलक रही थी। साथ वाली अधेड़ उम्र की महिला भी कुछ कम न थी, पर उनके साथ जो लड़की थी उसने 25 वर्षीय शेखर का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह झुककर पैरों से घुंघरू उतार रही थी। क्या ये ड्रामा कंपनी से है? शेखर मन ही मन बोला। शेखर आनंद स्वकेंद्रित व्यक्तित्व का था, अतः जल्दी से किसी से न मिलना या न बात करना उसकी विशेषता थी। शायद घुंघरू हाथों से छूटकर नीचे गिर गई। पीहू ने शेखर की ओर नीची नज़रों से देखा। कहीं उसकी शांति में कोई खलल तो नहीं आ गई घुंघरू के गिरने की आहट से। दोनों की नज़रें टकराई। ये तो पीहू है जिसकी खूबसूरती ने कुछ पल के लिए ही सही बांध लिया था उस रोज। तब तक पीहू ने चेहरे पर आ रहे बालों को समेटा। पीहू के चेहरे की कशिश थी, या वो अनजानी चाहत, या फिर दलदली कोने का खालीपन। बार बार नजरें मिल ही जा रही थी। बेख्याली में यूं नजरों का टकराना कहीं सरेआम रुसवा न कर जाए, यही सोचकर सोने की नाकामयाब कोशिश करने लगा शेखर। पर कहाँ? यूं लगा जैसे पीहू की चंचल निगाहें उसे निहार रही हैं। आंख एक बार फिर टकराई। पास ही दोनों स्त्री पुरुष झूलते झूलते सो रहे थे। पीहू ने उसे कुछ कहना चाहा, पर तभी उस पुरुष के फोन पर किसी का कॉल आया। वह उठकर चला गया। उस कॉल के आने से महिला बेहद खुश हुई, पर पीहू सहम गई। शेखर एक लेखक था, मन के भावों को शब्दों में पिरो लेता था। महिला ने मुस्कुराते हुए पीहू के बालों को संवारा, जिसका पीहू ने पुरजोर विरोध किया। ये बात शेखर को खटक गई। माँ संतान को प्यार करे और संतान विरोध, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मुझे क्या? अपनी सोच को झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगा और गुनगुनाने लगा,
चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या। लेकिन वह अधिक समय बाहर देख न सका। फिर ध्यान पीहू की तरफ गया। ये क्या, वो रो रही थी। उसके आंसू ने शेखर को विचलित किया। दरअसल आंसुओं से शेखर की दोस्ती आज तक नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसके निजी जीवन में कोई अस्तित्व न था। लेकिन वह आंसुओं की भाषा जानता था, अत्यधिक खुशी या कभी कभी हल्का सा गम। पर पीहू को किस बात का गम है? किससे पूछे और क्यों? वो क्या लगती है? क्यों मैं उसके गम से जुड़ना चाहता हूँ? तब तक ट्रेन चुनार जंक्शन पर रुकी। जैसे सब कुछ तय था। दोनों वयस्क पीहू को लेकर नीचे उतरने लगे, पर पीहू बार बार शेखर की ओर देखी जा रही थी। नजरों में कभी याचना थी, जैसे पूछ रही हो, तुम तो जानते हो ना मैं बोल नहीं सकती, फिर तुम चुप क्यों हो? शेखर समझ नहीं पा रहा था, इन सब में पीहू की नज़रों का कसूर था या उसके दिल का खालीपन। पीहू नीचे उतर कर भी देखी जा रही थी और शेखर शून्य था। पीहू को दो अनजान व्यक्तियों के हवाले कर दिया गया। अब तक ट्रेन स्टेशन से सरकने लगी। स्थिति शेखर को जितनी समझ में आई, अगर वह सच था तो उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी, और अगर नहीं तो शायद लेखक वाला दिमाग जो साधारण सी घटना में भी उपन्यास या कहानी ढूंढ लेता है। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। हवाएं चेहरे के साथ विचारों को भी ठंडा किए जा रही थी। थोड़ी देर में माँ का कॉल आया। समय पर खा लेने का आग्रह था। अपना ख्याल नहीं रखता इसकी शिकायत थी, और किसी लड़की की चर्चा जिसमें उन्हें बहू के सारे गुण और लक्षण दिखाई दे रहे थे। पर बहू के नाम पर शेखर के आगे पीहू का चेहरा आ गया। पागल, ये नज़रों का कसूर है। झटक दिया अपने ख्यालों को उसने, पर एक टीस सी उठी सीने में। विचारों की तरह रात भी गहराने लगी थी। सुबह के करीब 5 बजे थे। ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पहुंच चुकी थी। शेखर अपनी छोटी सी ट्रॉली बैग लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे पीहू दिखी, कुछ अलग लोगों के साथ। वे लोग भी कुछ हद तक गुंडे जैसे लग रहे थे शेखर को। इस बार वो चंचल शोक हिरनी नहीं, कुम्हलाई नाजुक फूल सी लग रही थी, जैसे किसी बात का विरोध करने पर सताई गई हो। शेखर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे पीहू, शेखर ने डर के ऊपर काबू पाते हुए कहा। मुस्कुराने की नाकामयाब कोशिश भी की। पीहू ने अब की बार पूरी सज्ञानता दिखाई और उन दोनों से हाथ छुड़ाकर शेखर से लिपट गई। वे दोनों आश्चर्य से खड़े रहे। भीड़ भी बहुत थी, कुछ बोलना संभव नहीं हो रहा था उनके लिए। पीहू की इस हरकत ने शेखर के हौसले को बढ़ावा दिया। रुको पीहू, वो पुलिस। शेखर ने बात पूरी भी नहीं की थी कि दोनों गुंडे अलग अलग दिशाओं में चलते बने। पीहू अभी भी उससे लिपटी थी। लोग देख रहे हैं हमें, शेखर उसके कान में फुसफुसाया। दोनों हाथ उसके बालों से उलझे हुए थे। वहाँ से दोनों गेस्ट हाउस पहुँचे। रिसेप्शन में अलग अलग रूम की बात करने पर सामने वाले ने पीहू की ओर देखा। पीहू ने शेखर के हाथों को कसकर थाम लिया था। वह बुरी तरह डरी हुई थी। उसकी ये आत्मीयता शेखर को अच्छी लगी थी। पीहू, शेखर ने आवाज़ दी तो पीहू ने छलांग भरती हिरनी की तरह आहट पाकर चौंकने वाले अंदाज में देखा। वे लोग कौन थे? पीहू ने इशारे से कहा। उसे मालूम नहीं, लेकिन वे बहुत खतरनाक थे। तुम बोल नहीं सकती? शेखर के माथे पर बल आ गए थे।
पीहू ने ना में सिर हिलाया और सर झुका लिया। फिर सिर उठाया। बस इसी वजह से तुम मुझे ठुकरा तो न दोगे? जैसे वह पूछ रही हो उससे। शेखर उसके हाथों को सहलाने लगा। शायद यह उसकी सहमति थी। ये कैसा अन्याय था उस मासूम के साथ। लेकिन कुछ वक्त साथ रहकर वह समझ गया था कि पीहू के केवल आवाज़ में कमी है, वरना उसके व्यवहार से कभी लगा ही नहीं कि उसके जीवन में शब्दों का अभाव है। शाम को वहाँ का कार्यक्रम अच्छे से निपट गया था। काफ़ी तारीफ हुई थी शेखर के लेखन की। उसके बाद पीहू को साथ लिए घर आ गया था वह। माँ निरूपा देवी की तिरछी निगाहों का सामना करना पड़ा। माँ से सारी बात बताई। माँ ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुना और बिना कुछ बोले वहाँ से उठ गई। अब आगे पीहू के साथ क्या करना है उसने कुछ हद तक अपनी माँ पर ही छोड़ दिया था। पीहू के अपनापन ने उसे जल्दी से उसे उस घर का सदस्य बना दिया था। लेकिन पीहू तो केवल शेखर के लिए जी रही थी। उसे कब क्या चाहिए वह सब कुछ बहुत जल्दी समझने लगी थी। माँ को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए एक दिन उन्होंने शेखर को समझाया, बेटा उसे उसके घर छोड़ क्यों नहीं आता? ठीक है माँ, आप जैसा कहें, शेखर ने दबी आवाज़ में जवाब दिया था। माँ सब कुछ समझ रही थी, पर एक ना बोलने वाली लड़की के साथ क्षण भर का प्यार करना आसान है, पर पूरी ज़िंदगी निभाना मुश्किल है। बाद में बेटे की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, यह भी उन्हीं का दायित्व था। शेखर 2 दिनों के लिए बाहर गया था। निरूपा देवी को लगा यही सही मौका है, लेकिन यह क्या? शेखर तुरंत लौट आया। निरूपा देवी मन महसूस कर रह गई। उसी दिन शेखर अपने कमरे में कार्यक्रम के फ्रेम वाला फोटो लगा रहा था। पीहू उसकी सहायक बनकर खड़ी थी। हथौड़े से अंगूठे पर चोट लगी। आह! खून बहने लगा। वह टूल से उतर गया। पीहू ने झट से उसके अंगूठे को अपने मुंह में दबा लिया। छोड़ो छोड़ो ना, ये क्या बचकानी हरकत है? शेखर ने अपनी अंगुली खींचते हुए कहा। उसने डांटने वाले अंदाज में देखा, जैसे उसे उपचार करने से क्यों मना किया गया। शेखर उसका मासूम चेहरा देखकर और अपने प्रति लगाव देखकर मुस्कुराने लगा और चोट लगे हाथ से ही उसके सिर को थपथपाने लगा। इस क्रिया में ना जाने कब उसके अंगूठे से खून निकलकर पीहू के मांग में भर गए। तभी माँ आरती का थाल और घंटी बजाती सभी कमरे में घूम रही थी। वो अवाक होकर इस दृश्य को देखने लगी। उसके माथे से बहते हुए खून जो उसकी मांग को लाल और उसे सुहागिन कर गए थे। माँ के लिए यह असहज था। घर में रखना तक तो ठीक, पर कुलवधू के रूप में देखना असंभव था। माँ उल्टे पैर पूजा घर में चली गई। जाते जाते पीहू को स्नान करने का आदेश दे गई। आवाज़ से उनके नाराज़गी का पता चल रहा था। पीहू अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। छोटी सी लाल बिंदी लगाई उसने, होठों पर लाल लिपस्टिक लगाया और खुद को निहारने लगी। लाल चुनरी से सर ढक लिया था उसने। शेखर अपने किए पर शर्मिंदा था। उसकी वजह से पीहू को डांट पड़ी थी। वह उसके कमरे में माफ़ी मांगने गया, पर उसे इस तरह आईने के सामने देखकर ठिठक गया। लाल मांग, लाल बिंदी, उफ! वह भी उसे निहारने लगा। शेखर का उसके पीछे खड़ा होना उसे और रोमांचित कर गया। उसने शर्मा कर चेहरा ढक लिया।
शेखर भी भावुक हो गया था। वह उसके करीब गया, उसके हाथों को चेहरे से हटाया। वह उसे देखना चाहता था, पर इस खून वाले मांग में नहीं, असली सिंदूर भरे मांग से। पीहू उसे अच्छी लगने लगी थी, बेहद अच्छी। वह उससे प्यार करने लगा था, पर माँ की सहमति भी जरूरी थी उसे। इस घटना ने निरूपा देवी को और बेचैन कर दिया। वह जल्द से जल्द पीहू से पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपनी मन की बात पीहू से कह दी। देखो, तुम्हारे कुल खानदान का मुझे कोई पता नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। पुलिस वाले अच्छे होते हैं, वे तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। लाचार पीहू ज़्यादा विरोध नहीं कर सकी और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। पर पुलिस स्टेशन जाने की नौबत नहीं आने दी पीहू ने। उसने स्वयं ही अपना पता बता दिया। निरूपा देवी पीहू के साथ जाकर उसे उसके घर छोड़ आई। पीहू के माता पिता अपने बेटी के खो जाने के गम में बेहद परेशान थे। लाख लाख शुक्रिया शेखर बेटे का, जिसकी वजह से आज मेरी बेटी सुरक्षित मेरे पास पहुंच गई, कहते हुए अपनी बेटी का माथा चूम लिया था पीहू की माँ ने। निरूपा देवी को वे लोग बड़े भले लगे। उन्होंने उनसे परिचय पूछा। पता चला वे सांडिल्य ब्राह्मण हैं और पीहू के पिता एक व्यवसायी हैं। फिरौती में एक मोटी रकम वसूल कर सके, इसीलिए पीहू को उसके डांस क्लास से ही यह कहकर ले गए थे कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे पीहू ने सर हिलाकर पुष्टि की। निरूपा देवी पीहू के माता पिता से मिलकर बहुत खुश थी। आज उन्हें अपने बेटे की पसंद बेहद अच्छी लग रही थी। उन्हें अपने घर आने का न्योता देकर निरूपा देवी अपने घर लौट आई थी। वापस लौट कर आने के बाद शेखर को पीहू की कमी हर बात में महसूस हो रही थी। माँ उसे कहाँ छोड़ आई, इस बात से खींच भी रहा था वह। घंटों पीहू के कमरे में बैठा रहता। पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना प्यार ने। 25 वर्ष से जिस माँ ने संभाला, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, आज अचानक से पीहू के बारे में बात करना उसे अजीब सा लग रहा था। एक तरफ दिल तो दूसरी तरफ माँ का त्याग, उनका दुलार। कसमकस में पड़ा शेखर एक दिन पूछ बैठा, माँ कहाँ छोड़ आई आप उसे? कुछ तो बताइए। माँ चुप रही। माँ की इस चुप्पी ने उसमें खींच भर दी। माँ, मैं उसे लाया था, वो मेरी जिम्मेदारी थी। और तुम? माँ ने बीच में उसे रोका। मेरी जिम्मेदारी हो, भूलो मत। तुम्हारा भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। माँ एक अजनबी लड़की के लिए बहस करते हुए शेखर से नाराज होती हुई बोली। बता दो ना माँ, वो वाकहीन लड़की हमेशा से समाज द्वारा सताई गई है और अब मैं नहीं चाहता कि मैं भी उसके साथ कुछ बुरा करूं। शेखर भावावेश में कहता जा रहा था। पीहू के प्यार में बंधे शेखर ने हथियार डाल दिया था। वो बोल नहीं सकती, पर उसकी हर आती जाती सांस मुझसे कुछ कहती है माँ। शेखर फूट फूट कर रोने लगा। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी संतान भी, माँ अपने दलील पर अड़ते हुए बोली। माँ ऐसा कुछ मत बोलो, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चे भी पीहू जैसे हों। मेरा यकीन करो माँ, अब तो बता दो ना। वो जहाँ है सुरक्षित है, अपनी माँ पर भरोसा है ना? माँ ने तैश में आकर कहा। खुद से ज़्यादा। शेखर ने माँ के कंधे को दोनों हाथों से थाम लिया। तो बस
अब इस विषय पर कोई बहस नहीं होगी। और हाँ, आज शाम को घर पर ही रहना, लड़की वाले आने वाले हैं। माँ ने बात समाप्त करते हुए निर्णायक अंदाज में बोलकर अपने कमरे में चली गई। माँ, मैं पीहू के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। आप जिद्दी हैं ना, तो मैं भी आप ही का बेटा हूँ, बोलकर निकल गया वह घर से। पीहू, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। पीहू, मुझे माफ़ कर देना। वो ग्लानि भाव में डूबा जा रहा था। शाम को लड़की के माता पिता और लड़की सही समय पर आ गए थे। शेखर देर से घर आया, बुझा बुझा सा डाइनिंग रूम में प्रवेश किया, पर सामने पीहू को अपने माता पिता के बीच बैठा देख कुछ समझ नहीं पाया। माँ ने अपनी भूमिका निभाई। बेटा, इनसे मिलो। ये हैं मणिशंकर मिश्रा, पीहू के पिताजी। इसके आगे कुछ बोलती तब तक शेखर अपनी माँ से लिपट चुका था। तुम कितनी अच्छी हो माँ। माँ बेटे के पीठ को थपथपा रही थी। माँ के ठीक पीछे पीहू का खिला हुआ चेहरा था। एक बार फिर दोनों की नज़रें टकराई, लेकिन इस बार शर्मो हया की लाली साफ दिख रही थी पीहू की आंखों में। उसने जल्दी नज़रें झुका ली थी। उसके माता पिता उसे दुलार रहे थे। बस इतनी सी थी यह कहानी।